दिसंबर 2012 में दिल्ली में एक निर्भया कांड से चंद महीने पहले की बात है। फरवरी 2012 में अपहरण और उसके बाद हत्या की एक दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया था। दरिंदों ने पेचकस से लड़की की आंखें फोड़ दी थी और उसकी दरिंदगी तो इतनी भयंकर थी कि उसके प्राइवेट पार्ट में शराब की बोतल डाल दी थी। मगर अफसोस कि इस निर्भया के लिए चंद लोगों को छोड़कर किसी ने भी आवाज़ उठानी तक जरूरी नहीं समझी। हालांकि इसके बावजूद सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें सेशन कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट से सज़ा भी हुई, मगर सुप्रीम कोर्ट से इन अपराधियों के लिए जो फैसला आया वो कल्पना से परे था। आखिर ये पूरा माजरा है क्या, आरोपी कौन थे और उनको क्या सज़ा हुई और इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया था और उस कोर्ट के फैसले का आधार क्या था और फिलहाल आरोपी किस हालत में और कहाँ हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो उसके लिए आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, ये बात कर रहे हैं हम किरण नेगी अपहरण और हत्याकांड की। 9 फरवरी 2012 की बात है। दिल्ली के कुतुब विहार के फेज 2 में कुंवर सिंह नेगी नाम का व्यक्ति अपने पूरे परिवार वालों के साथ रहता था। वैसे तो कुंवर सिंह पूर्ण रूप से उत्तराखंड के थे, मगर काम के सिलसिले में वो दिल्ली में रहते थे। कुंवर सिंह नेगी बेहद गरीब थे और वो बतौर सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करते हुए अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। इन्हें बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम करते हुए एक लंबा अरसा बीत चुका था, मगर अब 2012 के आसपास ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छोड़ने का मन बनाने लगे थे, क्योंकि इनके परिवार की बड़ी बेटी जॉब करने लगी थी और इसी बेटी का नाम था किरण। इस घटना के समय किरण की उम्र मात्र 19 साल की थी। पढ़ाई लिखाई में बचपन से ही किरण काफ़ी तेज़ थी और पढ़ाई खत्म करने के बाद इसने एक कंपनी में जॉब भी ज्वाइन कर लिया। किरण का ऑफिस उसके घर से कुछ ही दूरी पर था और वो लगभग 20 मिनट पैदल चलकर रोज़ ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाती थी। रोज की तरह 9 फरवरी 2012 को भी किरण नेगी ऑफिस जाती है, मगर आज उसे ऑफिस से आते हुए थोड़ी देर हो गई। रात के लगभग 9 बज चुके थे, मगर किरण अभी तक घर नहीं लौटी थी और किरण को ये बात पता थी कि अगर उसे घर लौटने में थोड़ी देर और हुई तो परिवार वाले परेशान हो जाएंगे। इसलिए वो अपनी 2 और सहेलियों के साथ तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए अपने घर की तरफ आ ही रही थी। अभी किरण अपने घर से कुछ ही कम की दूरी पर ही थी, तभी अचानक से एक लाल रंग की टाटा इंडिका कार उसके पास आकर रुकती है और अभी ये तीनों लड़कियां कुछ समझ पाती उससे पहले ही कार से 2 लड़के उतरते हैं और अचानक से किरण को एक झटके में खींचकर कार के अंदर डाल देते हैं। एक राहगीर की नज़र इन लड़कों पर भी पड़ती है और इन लड़कों को रोकने की कोशिश भी करता है, मगर वो राहगीर नाकाम हो जाता है और वो लड़के किरण नेगी को अपनी कार में लेकर फरार हो जाते हैं। अब किरण की दोनों सहेलियां भागती हुई किरण के घर जाती हैं और इस घटना की जानकारी उसके माता पिता को देती हैं। बेटी की किडनैपिंग की खबर पाते ही किरण नेगी के पिता भागते हुए पास के चावला थाने जाते हैं। कहने को तो दिल्ली पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहती है, मगर उस रात जब किरण नेगी के पिता बेटी के गायब होने की खबर लेकर चावला थाने जाते हैं तो पुलिस ये कहते हुए वो उन्हें वापस करने की कोशिश करती है कि फ़िलहाल थाने में मामले की जांच करने के लिए कोई गाड़ी ही नहीं है। हालांकि इसके बावजूद किरण के पिता थाने में रुककर पुलिस वालों से गुहार लगाते हैं और मामला दर्ज करने की अपील भी करते हैं और तब जाकर पुलिस वाले शिकायत दर्ज करके मामले की जांच शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर पुलिस ने खबर मिलते ही तत्काल एक्शन लिया होता तो शायद किडनैपिंग में इस्तेमाल की गई कार को चंद घंटों में पकड़ा जा सकता था, मगर पुलिस के लेट लतीफ़े की वजह से काफ़ी समय बीत जाता है। मगर पुलिस वालों को ना तो उस लड़की के बारे में और ना ही किडनैपिंग में इस्तेमाल की गई कार के बारे में कोई जानकारी हाथ लगती है। हालांकि इस घटना के कई घंटे बाद जब पुलिस पर दबाव बढ़ने लगता है तो पुलिस अपनी जांच थोड़ी तेज करती है और शुरुआती जांच में पुलिस वालों के सामने आता है कि कुछ लोगों ने लाल रंग की टाटा इंडिका कार को हरियाणा की तरफ जाते हुए देखा है और कुछ सीसीटीवी फुटेज से भी ये बात साफ हो जाती है कि ये कार हरियाणा की तरफ ही गई है। इसी आधार पर पुलिस वाले अपनी जांच आगे बढ़ाते हैं।
जांच के क्रम में पुलिस वाले लाल रंग की वही इंडिका कार भी मिल जाती है और इस कार के साथ 26 साल का राहुल कुमार का एक लड़का भी पुलिस की पकड़ में आता है। पुलिस वाले सबसे पहले राहुल कुमार को अपनी हिरासत में लेते हैं और फिर पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पूछताछ में राहुल बहुत जल्द एक हिला देने वाला खुलासा करता है। वो बताता है कि इस कांड में उसके साथ उसका एक भाई रवि तथा उसका एक दोस्त विनोद भी शामिल है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए राहुल कहता है कि इन तीनों ने पहले किरण को किडनैप किया, फिर उसे लेकर हरियाणा के रेवाड़ी जिले के रोडी गांव गए, जहां उसके साथ तीनों ने बलात्कार किया और फिर उसे मरने के लिए पास के ही एक सरसों के खेत पे छोड़ दिया। राहुल द्वारा दिए गए बयान के आधार पर पुलिस वाले अब अपनी तहकीकात आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले राहुल की निशानदेही पर हरियाणा के रेवाड़ी गांव जाते हैं, जहां पर किरण नेगी को मरने के लिए इन लोगों ने छोड़ दिया था। थोड़ी मेहनत के बाद पुलिस सरसों के खेत से किरण नेगी की लाश बरामद करती है, लेकिन शव को इतनी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया था कि किसी के लिए भी उसका चेहरा पहचान पाना नामुमकिन था। चेहरे को बुरी तरीके से लहूलुहान किया गया था। शरीर पर कई जगह जलने के भी निशान थे। शरीर के कुछ अंगों को जलाया भी गया था। शव की स्थिति इतनी खराब थी कि दरिंदों ने किरण नेगी के साथ कितनी जाती हैवानियत की होगी, वो देख के पता लगाया जा सकता था। पुलिस वाले शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, जबकि राहुल के दिए गए बयान के आधार पर अब पुलिस इस घटना में शामिल 2 और आरोपी रवि तथा विनोद की तलाश में जुट जाती है। पुलिस वालों की मेहनत रंग लाती है और बहुत जल्द इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस जांच को आगे बढ़ाते हुए सबूत भी शुरू कर देती है इकट्ठा करना। किरण नेगी के शव के पास से पुलिस वालों को कुछ बाल के सैंपल मिलते हैं। इसके अलावा वहां पर पुलिस वालों को 2 प्लास्टिक के ग्लास, स्नैक्स के खाली पैकेट और कुछ टुकड़े और एक वॉलेट तथा कई और दूसरे अहम सबूत मिलते हैं। इसके अलावा पुलिस वाले कार से तथा लड़की के शव से डीएनए सैंपल तथा कुछ फिंगरप्रिंट्स भी जमा करते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होता है कि इन दरिंदों ने किरण को अपहरण करने के बाद बुरी तरीके से मारा पीटा था और फिर उसके साथ बड़ी ही बेरहमी से रेप किया था। कार में मौजूद लोहे के रेंच और जैक से किरण के सिर पर बुरी तरीके से वार किया था ताकि उसे खत्म किया जा सके। पुलिस जांच में ये भी खुलासा होता है कि मरने के बाद ये आरोपी पीड़िता की पहचान छुपाने के लिए पहले तो उसके सर को बुरी तरीके से कुचल देते हैं। पुलिस अपनी जांच पूरी करने के बाद 40 पन्नों की रिपोर्ट बनाते हुए अदालत में पेश करती है और मामले की सुनवाई स्थानीय सेशन कोर्ट में शुरू होती है। सेशन कोर्ट में पुलिस जांच रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट तथा अन्य सबूत के अलावा 49 गवाह भी पेश किए जाते हैं। सभी सबूत, डीएनए रिपोर्ट तथा गवाहों के बयान के आधार पर सेशन कोर्ट इन तीनों अपराधियों को किरण नेगी के अपहरण के बाद और फिर हत्या का दोषी मानता है और उन तीनों आरोपियों को मृत्युदंड की सज़ा सुनाती है। निचली अदालत में मौत की सज़ा आने के बाद ये तीनों आरोपी दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करते हैं और यहाँ भी मामले की सुनवाई लंबे समय तक चलती रहती है और फाइनली 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट भी इन तीनों आरोपियों को निचली अदालत से मिली मौत की सज़ा को बरकरार रखती है। सेशन कोर्ट तथा दिल्ली हाई कोर्ट से मौत की सज़ा आने के बाद सन 2016 में तीनों आरोपी इस सज़ा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में आते ही इस केस की फाइल सुनवाई के इंतज़ार में सालों तक यूं ही पड़ी रहती है। जब इंसाफ का लंबा इंतज़ार होने लगता है तो किरण के पिता खुद ही इंसाफ के लिए दर दर भटकते रहते हैं, मगर उनकी कोई भी नहीं सुनता। यहाँ तक कि वो इंसाफ मांगने के लिए दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पास भी जाते हैं, मगर इंसाफ के बजाय उन्हें 1 लाख रुपए का चेक देकर वापस भेज दिया जाता है और उन्हें ये भी कहा जाता है कि ऐसी घटनाएं तो होती ही रहती हैं। व्यवस्था से तंग आकर किरण के पिता इंसाफ मांगने जनता की अदालत में जाते हैं और वो लोगों से अपील करते हैं कि मेरा साथ दीजिए, मगर बस गिनती के कुछ लोग ही उनके साथ खड़े होते हैं और कुछ साल बीत जाने के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू होती है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में चीज़ें तेज़ी से बदलने लगती हैं।
जो कुछ अब तक सेशन कोर्ट हाई कोर्ट में आईने की तरह साफ नज़र आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट में उसका उल्टा नज़र आने लगता है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान पुलिस की कई सारी खामियां सामने आने लगती हैं। पहले तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली पुलिस को इसलिए भी फटकार लगाई जाती है कि जब किरण के पिता शिकायत लेकर गए थे तो पुलिस वालों ने मामले की तत्काल जांच करने के लिए इसलिए मना कर दिया था क्योंकि तब थाने में कोई गाड़ी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में ये भी सामने आता है कि जब हरियाणा के रेवाड़ी में लाश मिली थी तब पुलिस ने वहीं पर बॉडी की गहराई से जांच नहीं की थी और इस कारण पुलिस के कई दावे अपनी रिपोर्ट में तो किए लेकिन सबूत नहीं पेश कर पाए। अमूमन संवेदनशील मामलों में डीएनए सैंपल कलेक्ट करने के तुरंत बाद जांच के लिए भेज दिया जाता है, मगर इस मामले में सामने आता है कि छपाला थाने में डीएनए सैंपल को 10 से 11 दिन तक यूं ही छोड़ दिया गया और उसके बाद जांच के लिए भेजा गया। आखिर डीएनए जांच में इतना समय क्यों लगाया गया, इसके बारे में दिल्ली पुलिस कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाई। डीएनए ही नहीं, वारदात में इस्तेमाल की गई कार को भी दिल्ली पुलिस ने तुरंत फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए क्यों नहीं भेजा, बल्कि वो कार लंबे समय तक थाने में ही खड़ी रही। पुलिस ने निचली अदालत में अपने 49 गवाह भी पेश किए थे, मगर सुप्रीम कोर्ट में सामने आता है कि 49 में से केवल 39 गवाहों के ही बयान ट्रायल कोर्ट में दर्ज किए गए थे। और इस पूरी जांच में दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट से तब सबसे बड़ा झटका लगा जब खुलासा होता है कि दिल्ली पुलिस ने अपराधियों की पहचान के लिए अनिवार्य तौर पर आयोजित किए जाने वाला स्नैप्ड परेड भी नहीं किया था। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट की जांच में दिल्ली पुलिस की कई सारी कमियां नजर आईं और इस कारण अदालत में पूरा केस कमज़ोर बन गया। जैसे कि कहा जाता है कि अदालत भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि सबूत और गवाहों के आधार पर फैसला करती है और सुप्रीम कोर्ट में भी यही हुआ। पूरे मामले की सुनवाई के दौरान नवंबर 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने किरण नेगी अपहरण और हत्याकांड के तीनों आरोपियों राहुल, रवि और विनोद को बेगुनाह बताते हुए बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हर कोई शॉक था कि आखिर जिस लड़की के साथ इतनी दरिंदगी की गई उसके कातिलों को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इतनी आसानी से छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, जैसा कि बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की जांच में कई सारी खामियां नजर आई थी और इसी आधार पर सभी आरोपियों को बरी भी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में ये भी बात सामने आती है कि पुलिस ने जिस कार का इस्तेमाल किडनैपिंग में होने का दावा किया था उस कार के नंबर प्लेट की पहचान करने के लिए दिल्ली पुलिस एक भी गवाह अदालत में नहीं पेश कर पाई थी। अक्सर मामलों में आई विटनेस से बार बार क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है, मगर इस मामले में पुलिस ने 10 आई विटनेस से भी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि दिल्ली पुलिस द्वारा जितने भी गवाह और सबूत पेश किए गए उन तीनों पर आरोप साबित करने के लिए काफ़ी नहीं थे। पुलिस एक भी सबूत से आरोपियों का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं साबित कर पाई। सुप्रीम कोर्ट कैसे फैसला की इसकी आलोचना भी हुई और सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दायर की गई, मगर वो याचिका भी खारिज हो गई और फिलहाल अब तीनों आरोपी इस मामले से बाइज्जत बरी हो चुके हैं। और इस फैसले के बाद दिल्ली पुलिस पर भी कई सवाल उठे थे और इससे मान लिया गया कि इन तीनों अपराधियों को इनके किए की सज़ा तो नहीं मिलेगी। अगर उन्होंने इतनी दरिंदगी भी की उसके बाद भी अपनी आराम की ज़िंदगी वो जी रही हैं। इसका जवाब आज तक नहीं मिला कि ऐसा क्यों। पुलिस वालों की गलती की सज़ा किरण के बेचारे गरीब माँ बाप को भी भुगतनी पड़ी और वो अपनी बेटी के इंसाफ के लिए तड़पते रह गए। तो दोस्तों, इस केस के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।